इस जहां में क्या खोया, इस जहां में क्या पाया, हम तो प्यासे पहुंचे थे और प्यासे ही लौट आए। दोस्तों, ये सच है कि इस जहान में, इस दुनिया में, इस सहरा में हर कोई प्यासा है। किसी को दौलत की प्यास है तो किसी को शोहरत की, किसी को इल्म की प्यास है तो किसी को मोहब्बत की, किसी को ख्वाबों की प्यास है तो किसी को हकीकत की, किसी को ज़मीन की प्यास है तो किसी को आसमान की। मगर दोस्तों, अफसोस ये है कि इस ज़मीन के ऊपर और आसमान के नीचे सभी प्यासें बुझा नहीं करती, सभी ख्वाब पूरे नहीं होते, सभी जिंदगियां मुकम्मल नहीं होती, सभी जिस्म भरपूर नहीं होते, नामुकम्मल होते हैं, आधे होते हैं, अधूरे होते हैं। इस कदर बेजार है आधी अधूरी जिंदगी, मरने को तैयार है आधी अधूरी जिंदगी। ये जमाना आज तक समझा नहीं इस राज को, फूल है कि खार है आधी अधूरी जिंदगी। देखिए, फिर हमने इसको घर से बाहर कर दिया, फिर सरे बाजार है आधी अधूरी जिंदगी। और जिसकी फनकारी के चर्चे हो रहे हैं 400, उसके फन की हार है आधी अधूरी जिंदगी। उसके फन की हार है आधी अधूरी जिंदगी। हाँ, उसके फन की हार है आधी अधूरी जिंदगी। दोस्तों, आज हमारे बीच कुछ ऐसी आधी अधूरी और नामुकम्मल जिंदगियां मौजूद हैं जिनमें जिंदगी की तमाम ख्वाहिशें, पूरी तमन्नाएं, भरपूर ख्वाब और मुकम्मल सांसें मौजूद हैं। आइए सबसे पहले मुलाकात करें हसीना साहिबा से और उनकी जिंदगी में, ख्वाबों में, तमन्नाओं में झांकने की कोशिश करें। हसीना जी, कितने बरसों से आप हिजड़ों की स्टोली में रह रही? कम से कम 30 साल। 30 साल हो गए। कितने बरस की थी जब आई थी? होंगे हम कोई 14-15 के। ये लोग कैसे मिल जाते हैं, कैसे मिले आपको? कौन मिले? आप किसी के पास तो गए होंगे। बस जैसे ये गली में घूमते थे, मिलते थे, ऐसे मेल जोल होता चला गया, इन लोगों से मिल गए। रूहानियत भी जो थी यही थी, जनानी रूहानियत थी। लेकिन जिस्मानी तौर पर आप मर्द थी? नहीं, वो चीज़ थी नहीं, बात ही नहीं थी वो चीज़। हमारे फादर ने भी यही चाहा, हमने मना कर दिया कि हम इस लायक नहीं है। फादर ने तो हमारे बाहर देख लिया हमको कपड़े पहने हुए, हमको पकड़ा, उन्होंने मारा पीटा भी, सब कुछ करा हमारे साथ, जो उन्होंने जुल्म करना था करा। अम्मी से प्यार करती हैं आप? बहुत। अपने पास ही रखा हुआ था मैंने। 2 सिस्टर है, एक का तो ख़त्म हो चुकी है, एक का मैं, दोनों का ब्याह मैंने अपने हाथों से करा है। उनके निकाह में शामिल हुई आप? हाँ, एक की में हुई, एक में नहीं हुई, क्योंकि हमारे भाई जो थे वो चाहते नहीं थे। बाकी लेना देना सब मैंने कर दिया था। लेकिन शामिल नहीं हो? एक फिर शामिल नहीं हुए थे, एक में मैंने हुए थे। अफसोस रहा आपको? बहुत अफसोस तो होता ही है कि जब इतना करने के बाद भी भाई नहीं माने। जब आम लोगों को जाते हुए देखते हैं आप, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई बिजनेस पे जा रहा है, कोई निकाह कर रहा है, कोई इज्जत पा रहा है, कोई शोहरत ले रहा है, तो आप क्या सोचती हैं आपकी ज़िंदगी में क्या है? अंधेरा, अंधेरा ही है हमारे लिए। तो ये पहले थी जो वैल्यू हिजड़ों की, अब नहीं है। पहले क्या वैल्यू थी? पहले मान था, इज्जत थी। पहले सोचते थे कि हिजड़े आ गए हमारे दरवाजे पे तो बहुत भगवान समझते थे, और आजकल तो ऐसे धुतकार देते जैसे कुत्ते को धुतकार देते। ये भी सोचते कि इससे अच्छा तो मौत मिल जाती, वो अच्छा था, जो कि गली गली में ठोकर खाने से वो अच्छा था। तो हिजड़ों की मौत के साथ इतने सवाल जुड़े हुए हैं कि जब उनकी लाश जाती तो वो रात को निकाली जाती, उसे जूते मारे जाते। नहीं नहीं, ये गलत बातें हैं। क्या होता है जब आप मरते हैं तो? हम लोग मरते हैं, हम लोग नहीं जाते हैं। जाते हैं आप जैसे ही आदमी हैं, कंधा तो नहीं दे सकते हम, आप ही देंगे। आम जनाजा जो है वो उठता है। हाँ, उसे कंधा दिया जाता है, उसे मिट्टी दी जाती है। हाँ। हिंदू है हिंदू जैसा, मुसलमान है मुसलमान जैसा। कुछ कहना चाहती हैं इस प्रोग्राम के जरिए लोगों से, समाज से, हमारे देखने वालों से? हम तो समाज में यही कहते हैं कि हम लोग को वो देखो, हमारी जैसी ज़िंदगी है, हमें भी अपने तरफ परिवार की तरह समझे, इज्जत मान जैसे हम आपकी करते हैं ऐसे हमारे भी।
हमें भी आगे चलने का रास्ता मिले। दोस्तों, जब ये ज़िंदगी बीच बीच में मुस्कुराती है तो ख्याल आता है, क्यों इतना मुस्कुरा रही हैं, आखिर क्या गम है जिसे छिपा रही हैं। क्योंकि ये कितना भी हंस लें, खेल लें, मुस्कुरा लें, मगर इनकी ज़िंदगी, इनके ख्वाब, इनकी खुशियाँ, इनकी तमन्नाएं कहीं ना कहीं हज़ारों सैकड़ों जफ़ाओं के तले दफन हैं, ज़मी दोज़ हैं। दोस्तों, आइए अब मुलाकात करें परविंदर शारदा साहब से, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मर्दों और औरतों की दुनिया में मौजूद इस अलग फ़िरक़े के बारे में काफ़ी जुस्तजू करते रहते हैं। शारदा साहब, आपने तो काफ़ी काम किया है इन लोगों के बीच, काफ़ी इनके बारे में लिखा भी है। कैसा अनुभव रहा आपका इन लोगों के बारे में? मैंने देखा कई सामाजिक संगठनों ने इनके उत्थान की बात तो की, मंजिल दिखाने का दावा भी किया, लेकिन कोई इनको साथ लेकर नहीं चल सका। इन्हें मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए था, वो नहीं दिया जा सका, और समाज में ये प्रकृति से अभिशप्त लोग वहीं के वहीं हैं। शारदा जी, जो हमारे पत्रकार हैं आप जैसे, वो आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं इनकी दुख दर्द को, इनकी तकलीफ़ों को, क्यों उनको सुर्खियाँ नहीं बनाते हैं? दुर्भाग्य से इनका दर्द, इनका पक्ष अखबार की दुनिया तक पहुंच ही नहीं पाया। आपने क्यों नहीं पहुंचाया? हम लोगों तक इनका दर्द तब पहुंचे जब ये थोड़ी सी पहल करें। हम इनका हाथ थामेंगे बशर्ते ये आगे बढ़ें, अपना दर्द बताएं, हम दुनिया तक इनका दर्द पहुंचाएं। मैं इन भाई बहनों से इतना कहना चाहता हूं कि जब कटनी से शबनम मौसी के रूप में और वीना से अहीर वार के रूप में मेयर बन सकते हैं, और मध्य प्रदेश में कोरबा से और सौगरपुर से एमएलए और पार्षद चुनकर आ सकते हैं, इसका मतलब उनकी एक अलग आइडेंटिटी है। ये समाज उन्हें मान्यता दे रहा है। विज्ञान जहां नहीं पहुंच सका, राजनीति ने उनके लिए उनके लिए पहल की, और वो आज उस समाज का हिस्सा बन गए। बहुत बड़ी बात। खुद ब खुद जो दर्द एक छिपा हुआ है, एक हीन भावना इन लोगों में भरी पड़ी है, इन्हें वो निकालनी होगी। सरकार इनके लिए क्या कर सकती है? ये लोग चाहते हैं इनके लिए कुछ रोजगार उन्मुखी योजनाएं बनाई जाएं। जब 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत एक गरीब के उत्थान की बात की जा सकती है, तो समाज में जो गरीब वर्ग है, या एक वो वर्ग जिसको प्रकृति ने भी शाप दे रखा है, उनके उठाने की बात नहीं की जा सकती। उनके उत्थान की बात की जानी चाहिए, उनको पूरे का पूरा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, योजनाएं बनाई जानी चाहिए। हम लोग इनके साथ हैं। मुझे लगता है कि क्योंकि ये वोट बैंक नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए सरकार जो है, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो इन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शायद उन्हें अपनी दूरबीन से नेताओं को यही दिखता होगा, तभी वो इनकी बात नहीं उठा पा रहे। और बहुत अच्छा किया शबनम मौसी ने, जो उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत कर दिखाया कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम बीच के लोग नहीं हैं, आपके लोगों के बीच में से ही उठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आइए मुलाकात करें एक ऐसी बदनसीब, बेबस, बेकस ज़िंदगी से जिसे कुदरत ने मुकम्मल इंसान बनाया था, मगर इंसानों के जुल्म ने, सितम ने, ज़बरदस्ती ने उसे क्या से क्या बना डाला, उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा डाला। उसे न यहाँ का छोड़ा, न वहाँ का छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। खैर छोड़िए, आइए मुलाकात करें इंदिरा साहिबा से और उनकी ज़िंदगी में झांकने की कोशिश करें। इंदिरा जी, कितने बरस से आप हिजड़ों की टोली में रह रही हैं? हिजड़ों की टोली में 6 साल रहने के बाद 16 साल हुए मुझे अपने आज़ाद इनसे निकले हुए, इनकी टोली से। आपने कहा कि इनसे आज़ाद हो चुकी हूँ। हाँ। कैद किसने किया था आपको? मुझे कैद किया था एक कल्लो नाम का बॉर्डर, सादरा बॉर्डर पर कल्लो नाम का एक हिजड़ा है। जो हिजड़ा नहीं है, वो आदमी होते हुए हिजड़े के भेष में रहता है। तो क्या ये सच है कि बहुत से लड़कों को हिजड़ा बना दिया जाता है ज़बरदस्ती, जिसमें आप भी शायद एक हैं? हाँ, मैं हूँ, लेकिन सभी को नहीं बनाया जाता, कोई पैदाइशी भी होते हैं। लेकिन आप एक लड़के की सूरत में पैदा हुई थी। हाँ। ठीक ठाक थी, भली चंगी हाँ थी। जी, पैदाइशी हिजड़ा नहीं थी, मुझे बनाया गया। आप पैदाइशी हिजड़ा नहीं थी? नहीं, मैं टेलर का काम करती थी। टेलर का काम करते करते उनके संपर्क में आने के बाद मेरे साथ धोखे से ये सब हुआ। क्या किया गया आपके साथ? बस मुझे नशे का वो करके मेरा ऑपरेशन कर दिया गया। आपकी इंद्री को काट दिया गया? हाँ जी।
अगर वो ऑपरेशन ना होता हाँ, तो आप किस शक्ल में होते इस वक्त? तो मैं तो पुरुष वेश में टेलरिंग का काम करता था। राजेंद्र मेरा नाम था। शादी भी करते आप? हाँ, शादी तो मेरी हुई थी। जब ये हादसा हुआ आप शादी इस हादसे के बाद जो पत्नी थी वो चली गई। कोई बच्चा भी हुआ आपसे? हाँ, लड़कियां हैं 2। 2 लड़कियां भी हैं आपकी। हम्म। इंदिरा जी, कुछ कोड वर्ड्स भी होते हैं आपके। हाँ जी। आदमी को क्या कहते हैं जो पुरुष होता है? पुरुष कोई भी उसको गिरिया कहते हैं। गिरिया। हाँ, और स्त्री को क्या जवान है तो जवान है, बूढ़े को सुड्ढा कहते हैं, पुलिस को डंगोर कहते हैं। ये तो अच्छा नाम रखा है आपने। हाँ, खाने को टाकनी कहते हैं, चाय को भापकी कहते हैं। कहीं झगड़ा हो रहा है जैसे बधाई पे हैं, जिद कर रहे हैं, कोई कम दे रहा है, हिजड़े ज़्यादा मांग रहे हैं, तो वहाँ लड़ाई का वो होता है। या कोई अकड़ के भी बोलता है तो कहते हैं खड़े करो, बीले ताल हो जाएगी, मतलब झगड़ा हो जाएगा, चुप रहो। उसको कहेंगे आपस में खड़े करो। पंजाबी में खुसरे कहते हैं इनको। जी, खुसरे का क्या अर्थ हुआ? खुशी की कामना, खुशी की अच्छा, खुश रहे। मनोकामना करता है। उसका मतलब भी हुआ घर खुश घर रहे। खुशियाँ हमें मिलेंगी तो हमें कुछ मिलेगा। किसी शहर में, किसी कस्बे में कोई ऐसा कांड हो जाए तो जड़े भूखे मर जाएंगे, रोते हैं उस शहर के कस्बे के जड़े। जहाँ खुशहाली होगी, जंगल में भी मंगल, जंगल में भी आबादी बढ़ती जाएगी, तो ये जड़ा खुश होता है। एक जरा सोच कि बयाबां की आंधी में चीखना क्या है तेरा और क्या मेरा चिल्लाना। अपनी तकरीबन आधी जिंदगी खुशियों के आंगन में, तमन्नाओं के आगोश में और ख्वाबों की दहलीज पर बिताने के बाद जब जिंदगी ऐसा भौंडा गिरा हुआ मजाक करती है तो इंसान या तो टूट जाता है या जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता है। काश इंदिरा का ये दर्द, उसकी तकलीफ़, उसकी उदासी, उसकी आवाज़ इन जालिमों तक पहुंच सकती, उनके कानों तक पहुंच सकती। काश। दोस्तों, हमारे बीच ऑल इंडिया हिजड़ा कल्याण सभा के प्रेसिडेंट खराती लाल भोला साहब भी मौजूद हैं। आइए इनसे मुलाकात करें और ये जानने की कोशिश करें कि इन दर्दमंदों की मदद ये किस तरह से करते हैं। भोला साहब, आप सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, समझ भी रहे होंगे। रिकॉर्ड के मुताबिक, आंकड़ों के मुताबिक कितने हिजड़े हिंदुस्तान में मौजूद हैं? 1980 की जनगणना के अनुसार, मैं पिछले 20 साल का सिर्फ बता सकता हूँ, उस वक़्त कोई 8.25 लाख के करीब पूरे इंडिया के अंदर थे हिजड़े। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड है। उसके बाद 1990 में जो जनगणना हुई उसके मुताबिक कोई तकरीबन इस वक्त 12.5 लाख के करीब हिजड़े हैं। और हमारी जो संस्था बनी हिजड़ा कल्याण सभा 3 अक्टूबर 1983 को, सबसे पहले हिंदुस्तान में मैंने इनके बाकायदा राशन कार्ड बनवाए, मैंने इनको बाकायदा मकान दिलवाए डीडीए से जहांगीरपुर में, मैंने इनकी बाकायदा पेंशन लगवाई। ये सारे काम मैंने 86 तक किए। अच्छा, ऐसा भी भोला साहब माना जाता है कि जो इनके गुरु हैं, जो मैंने पहले जी, जिक्र जी। किया, बहुत समृद्ध हैं, हाँ। दौलतमंद हैं। क्या ये सच है? बिल्कुल 100% है। 2 हिजड़ों के ऊपर 1991 में एक हुई थी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो सीक्रेट था। उनके घर के 1 करोड़ 8 लाख रुपया निकला, 20 टन चांदी और सोना निकला उनके घर से, और आज तक वो केस चल रहा है। ये जबरदस्ती जो हिजड़ा बनाया जाता है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? 1% से भी कम जो है बाई बर्थ हिजड़े हैं। आपके घरों में जाते हैं, 51 रुपये दिया, 100 रुपये दे दिया, अब तो 1100 रुपये से चल कर 31,000 51,000 तक भी जाते हैं। जिसको आराम से कमाई मिल जाए उसको काम करने की क्या इच्छा है। इसी तरह नौजवान जो है भूल भटक के वहाँ जा रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आने वाली जनरेशन में ये कास्टेशन बंद हो जाए। भोला जी, ये जो हिजड़ा प्रथा है, ये हिंदुस्तान में कहाँ से शुरू हुई? कुछ सज्जन कहते हैं रामायण में कहीं जिक्र हुआ है, जी। भगवान राम जब सीता जी और लक्ष्मण जी जब उनको वनवास राजा दशरथ जी ने दिया
तो जब वो नदी के किनारे पहुँचे, जब भगवान को वो बहुत कहने लगे हम भी आपके साथ जाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हमको हुक्म हुआ है, हम नहीं जाना है, और सब नारी नारियाँ चले जाओ। तभी से इनके दिमाग में ये बात आ गई है कि वो थर्ड सेक्स यही थे। जी। तब भगवान राम जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि भाई आप कैसे खड़े हो यहाँ? कहने लगे ना हम नारी में हैं न नर में हैं, तो हम तो तीसरे हैं, न नर में है न नारी में। तो भगवान ने उस वक़्त ये कहा कि जाओ कल युग के अंदर तुम्हारा राज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हम जानते हैं आप हमें उम्मीद की नज़र से, आशा की नज़र से, विश्वास की नज़र से देख रहे हैं। अगर ऐसे ही हमारी हौसला अफजाई होती रही तो यकीनन हम अपनी मूवमेंट में, अपने आंदोलन में, अपनी मुहिम में कामयाब होंगे। अब अगर आप दुख में हैं, दर्द में हैं, तकलीफ में हैं, तो घबराइएगा नहीं, हमारे दरवाजे पर दस्तक दीजिएगा, हम आपके साथ हैं। हर तबस्सुम भी मेरा एक दास्ताने दर्द है, मुस्कुराती हूँ तो अश्क आंखों में भर लाती हूँ मैं। दोस्तों, हमारे बीच एक ऐसी हंसती, मुस्कुराती और कह कहे लगाती, गमगीन, उदास, मजलूम जिंदगी मौजूद है, जो इस डर से आंसू नहीं बहाती, अश्क नहीं बहाती कि ज़माना क्या कहेगा, क्या करेगा, क्या सोचेगा। मगर दोस्तों, ज़माने की तो आदत है कहने की, करने की, सोचने की। आइए मुलाकात करें सिम्मी साहिबा से और देखें कि वो क्या सोचती हैं, क्या करती हैं, क्या कहती हैं। सिमी जी, आप कब हिजड़ों की टोली में आई? मुझे लगभग 4 साल पिछले हो गए हैं मुझे इस टोली में आए हुए। कितने बरस की थी तब आप? उस टाइम में थी 18 वर्ष की। 18 साल की थी। जी। क्यों आ गई इनकी टोली में? एक्चुअली में क्या होता है, जैसे कि हमारे जैसे जो लोग होते हैं उनको बचपन से ही शौक होता है इन लोगों के मानने का। सारी चीज़ होती है हार्मोन्स की। जी। हार्मोन्स की कमी होती है हमारे अंदर। बचपन से ही हम लेडीज़ कपड़े पहनना या लेडीज़ के साथ बैठना उठना, हर चीज़ को हम इसी चीज़ को पसंद करें जो लेडीज़ ज़्यादा करती है। कुछ हिजड़े जो हैं वो जो खूबसूरत होते हैं जी, वो वेश्यावृत्ति की तरफ भी चले जाते हैं। वो गलत है। वो फिर पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं होते वो सिर्फ अपने आप को ही सोचते, समाज के अंदर इज्जत नहीं है उनकी बिल्कुल भी। लेकिन ऐसा सच तो है कि बहुत से हिजड़ों ने इसे अपना व्यवसाय भी बना रखा है। काफ़ी हद तक सच ही है। जैसे आप बता रहे हैं रोड पे घूमते हैं, कुछ करते हैं, रोड पे रात को घूमते हैं, वो सुबह अपने घर चले जाते हैं। शारीरिक भूख कह लो इसको या कुछ भी कह लो, वो उनके अंदर है। बाकी ये कहते हैं मांगने खाने वाली बात, इज्जत वाली बात नहीं है इसके अंदर कोई। आपके घर में कौन कौन है? मेरी मम्मी हैं, 2 ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, सारे मैरिड हैं। मेरी मम्मी गवर्नमेंट जॉब में है, ब्रदर दोनों गवर्नमेंट जॉब में। आप कब तक पढ़ी हैं, कहाँ तक पढ़ी हैं? मैंने BA की हुई है। आप ग्रेजुएट हैं? जी। आप लौट कर नहीं गई? मैंने फ़ोन से कांटेक्ट किया था वैसे मम्मी से, लेकिन मम्मी फ़ोन पे बात नहीं कर पाती, रोने लग जाती हैं। वो कहती तू वापस आ जा। तो मैं ये कहती हूँ मैं वहाँ आऊँगी तो तुमको मेरे अंदर जो कमी है वो ज़्यादा महसूस होएगी, इसलिए मैं उनके पास शक्ल नहीं दिखाती अपनी। आपको अपनी माँ की याद नहीं माँ आती? की बहुत याद आती है मुझे। एक और जिंदगी आपको मिले, क्या चाहेंगी तब्दीली आप? मैं तो चाहूँगी या तो अच्छा लड़का बना या किसी एक अच्छी लड़की बना, बाकी ऐसी ज़िंदगी मैं नहीं चाहूँगी। हमें समाज में इज्जत तो खैर बहुत दूर की बात है, हमारे मुंह पे सब कह देंगे कितनी स्मार्ट लग रही है या कुछ है, कैसा भी मतलब हमारा दिल रखने के लिए उस टाइम कह देंगे, पीछे से सभी ये कहेंगे छक्का जा रहा है, हिजड़ा जा रहा है। कई बार हमारे मुंह पे ही बोल देते हैं, हमें एडजस्ट करना पड़ता है, बर्दाश्त करनी पड़ती है कि हम हैं इसी बेस में, जहाँ आग लगेगी वहाँ से धुआं उठेगा ही सर, इसीलिए हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इस बात को। बाकी कभी कभी तो दिल करता है वही सुसाइड कर ले अपने आप को, लेकिन अपने आप सुसाइड होती भी नहीं है ना, जितना मर्जी कोशिश कर ले नहीं हो पाती सुसाइड। दोस्तों, ये जिंदगी अपनों से दूरी की जिस मजबूरी में जी रही है वो हमारे समाज के मुंह पर तमाचा ही कही जाएगी। सिम्मी की ये ज़िंदगी उसे खुदा ने दी है, फिर हम उसकी खुदाई पर, उसकी कुदरत पर, उसकी बादशाहत पर उंगलियां क्यों नहीं उठाते। दोस्तों, आइए अब मुलाकात करें रेणुका जैना साहिबा से, जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं, और इनसे पूछें कि आखिर हमारा समाज इन इंसानों को कबूल क्यों नहीं करता, इन्हें अपनाता क्यों नहीं, इन्हें संभालता क्यों नहीं। डॉक्टर साहब, जो हमारी समाज है, जो हमारे लोग हैं, जो हमारी दुनिया है, वो इन बदनसीबों को
मान्यता नहीं देती है, इज्जत नहीं देती है, तो क्या ये बहुत बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी नहीं है इनके साथ? बिल्कुल है। हमने जो सब की केस स्टोरी सुनी अभी, सेक्सुअल डेवलपमेंट जो होती है बचपन से ही शुरू हो जाती है। चाइल्डहुड में है जो है 5 साल के बाद ही बच्चे को महसूस हो जाता है क्या मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ। जेंडर आइडेंटिटी इसको हम बोलते हैं, जो इन्होंने अभी खुद ही बताते हैं कि हमारी ओरिएंटेशन चेंज होती है। मुझे लड़की बनने का शौक होता है, कपड़े पहनते हैं, जो कि आम समाज नहीं समझ सकती है। हमारे समाज में स्पेशली इंडिया में सेक्स को बहुत दबाया रखता है। पीछे में जितने कर लो, आगे में दे वोंट टॉक अबाउट इट। डॉक्टर साहब, ये अपनी दुनिया को छोड़कर जो दूसरी दुनिया है, जो हिजड़ों की दुनिया है, गुरु की दुनिया है, उसमें क्यों चले जाते हैं? सबकी एक नीड्स होती है हमारी जिंदगी में। बेसिकली हम एक नीड्स की पैटर्न लैडर पे चढ़ते जाते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड से शुरू करते हैं, जैसे प्यास, भूख, सेक्स वगैरह होता है। दूसरा होता है कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, घर चाहिए। तीसरा होता है लव एंड अफेक्शन। तो ये सब स्टेप्स जब ये करते आते हैं, भूख प्यास तो कहीं से भी मिल जाती है, पर लव एंड अफेक्शन नहीं मिल रहा है। नॉर्मल घरों में ये कोई बिलीव नहीं कर पाता है, क्यों ऐसा करता है? इट्स अ थिंकिंग हार्मोन्स, जिसको ये अपने लैंग्वेज में बोलते हैं। इट्स एन इंटरनल फीलिंग। मेरी इंटरनल फीलिंग है मैं लड़के बन के घूमूं, आई वुड लाइक टू बी लाइक दैट। अब घर वाले समझ नहीं रहे हैं, समझ समाज रहे। को पता नहीं चल नहीं, रहा है। और उसने देख लिया कि ऐसे लोग भी हैं जो इसको मानते हैं, समझते हैं मेरी बात को, तो उस ग्रुप में रहने लग गई है और उनके लिए वो सब कुछ करना चाहती है, क्योंकि उन्होंने वो उसको सेटिस्फैक्शन देने के लिए वो राजी हो गए हैं। यदि ये इन समाज में ऐसे ही रह ले, हम लोग उनको एक्सेप्ट कर लें, लेट देम लिव देयर लाइफ, और इनकी यदि सेल्फ एस्टीम अच्छी है, हम उनको नीचे उतर के देखते हैं, इसलिए उनको बुरा लगता है। आपने देखा डॉक्टर साहब कि जब ये बात कर रहे थे तो इनकी आंखें डगमगा रही थी। बिल्कुल। ये इतना ज्यादा शायद इसलिए मुस्कुराते हैं कि बहुत से गम छिपाते हैं, बिल्कुल। इसलिए खुश रहने की कोशिश करते हैं। ये इतने खुश नहीं हैं। वही होता है इन लोगों में, जैसी जो स्टेज देखिए, ये लोग यहाँ तक आ गए, कितनी मुश्किल होती होगी ये सामना करना कि मेरे में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, बेचैनी है, और बहुत सारा तक दुख ही भी हैं। तब तक ये सुसाइड आइडियाज भी लाते हैं, कोई मेरे को अपनाता नहीं है। एक्चुअली सब अलग अलग के हैं। जैसे सिमी यदि पढ़ी हुई है, यदि वो अपनी टैलेंट यूज करके ब्यूटिशियन का कोर्स करे या कुछ करे, तो आई थिंक समाज अपने आप, यदि आप किसी चीज को आप अच्छी तरह से करते हैं, सब आपको पहचान देते हैं। डिसेबल लोग हैं, पैर कटे हुए हैं, फिर भी स्पोर्ट्समैन बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। दोस्तों, हम सब नामुकम्मल हैं, कमियों का मुरब्बा है, गलतियों का मजमुआ है। लेकिन हैरानी की बात है, हम खुद पर नहीं हंसते, खुद पर तालियां नहीं पीटते, खुद को रुस्वा नहीं करते और खुद पर उंगलियां भी नहीं उठाते। जब हम अपने जैसे आधे अधूरे और नामुकम्मल इंसानों के साथ सही पेश आते हैं, तो फिर उन जिंदगियों के साथ भी हमें अपने जैसा अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करनी चाहिए, जो तकदीर के सितम की, तकदीर के जुल्म की और तकदीर के मजाक की शिकार हैं, जिनके साथ न सिर्फ उनकी ज़िंदगी ने, बल्कि उनके जिस्म ने, उनकी रूह ने, उनके जज्बात ने, यहाँ तक कि खुद खुदा ने भी बड़ा और बुरा मजाक किया है। हमें कोशिश करनी चाहिए अपनी इस मुहिम में, अपनी इस आंदोलन में, अपनी इस मूवमेंट में हम कामयाब हों। हमें कोशिश करनी चाहिए।